प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टोरेज, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जानेंगे डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, साथ ही डिस्कस करेंगे डिस्पोजल के डिफरेंट मेथड्स, साथ ही डीप एनालिसिस करेंगे कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव है और आपका स्वागत है इजी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। देखो, वेस्ट के स्टोरेज, कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के बाद वेस्ट या तो ट्रीटमेंट प्लांट पर जाता है या डिस्पोजल साइट पर, और वेस्ट के ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ अनवांटेड सब्सटेंस बच जाते हैं जिन्हें प्रॉपर्ली डिस्पोज करना जरूरी होता है। और जब मैं वेस्ट ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब वैसी एक्टिविटी से है जो रिक्वायर्ड होती है जिससे ये इंश्योर हो सके कि वेस्ट का हमारे इन्वायरमेंट पर कम से कम इम्पैक्ट हो। देखो, 90% म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को लैंड में डिस्पोज कर दिया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है और इसमें मनी, मैन और मशीनरी की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। अब जो वेस्ट बच जाते हैं उसमें मोस्टली वेस्ट को इंसिनरेट कर दिया जाता है, मतलब कि जला दिया जाता है, और बहुत ही लीस्ट परसेंटेज ऑफ वेस्ट को कंपोस्टिंग के लिए यूज में लाया जाता है। और ये सारे मेथड इंटायरली कॉस्ट डिपेंडेंट होते हैं जो लोकल सर्कमस्टांसेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब ऐसे सोचो कि एक डेवलप कंट्री के पास चूंकि ज़्यादा बजट है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो वो अपने मन मुताबिक मेथड से डिस्पोजल कर पाएगा। वहीं एक डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री के पास चूंकि लिमिटेड बजट होगा तो उनके पास लिमिटेड मेथड बच जाते हैं वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। इस वीडियो में हम कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट को डिटेल में समझेंगे। आने वाली वीडियोस में आपको लैंडफिल और इंसिनरेशन पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। देखो, हमें पता है सॉलिड वेस्ट दो तरह की होती है, पहला ऑर्गेनिक वेस्ट और दूसरा इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट वैसे वेस्ट को कहते हैं जिसमें सेल्फ डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी होती है, और इनऑर्गेनिक वेस्ट वैसे वेस्ट को कहते हैं जिसमें सेल्फ डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऑर्गेनिक वेस्ट का एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया जैसे फूड वेस्ट, पेपर, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट का एग्जाम्पल हो गया, और इनऑर्गेनिक वेस्ट का एग्जाम्पल हो गया मेटल या प्लास्टिक। अच्छा, कंपोस्टिंग के साथ एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई चीज डिकम्पोज होता है, मतलब कोई भी चीज सड़ता है, तो उससे बहुत ही बैड स्मेल प्रोड्यूस होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, उन मेथड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंपोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का होता है, और इस कंपोस्टिंग के बाद जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है उसे हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। और कंपोस्ट का यूज हम लोग लो ग्रेड मैन्योर की तरह या सॉइल कंडीशनर की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब खाद की तरह या मृदा अनुकूलक की तरह यूज किया जा सकता है। और खाद और सॉइल कंडीशनर वैसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो सॉइल के फिजिकल क्वांटिटी को इम्प्रूव करती हैं। और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सॉइल से मतलब है मेरा सॉइल की बायोडाइवर्सिटी से, सॉइल की प्रोडक्टिविटी से, और सॉइल के न्यूट्रिएंट साइकिल को इम्प्रूव करने से। और कंपोस्टिंग से कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स होता है, मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्स पर कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज होता है। और ये प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए। देखो, एग्रीकल्चर में हम डील करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से, और साथ ही एनिमल फार्मिंग और बी फार्मिंग भी इसमें इंक्लूडेड होता है। वहीं हॉर्टिकल्चर की जब बात होती है तो ये एग्रीकल्चर का ही सब डिवीजन है जिसमें सिर्फ प्लांट कल्टीवेशन से डील किया जाता है, जैसे सब्जियों की खेती, गार्डनिंग etc। बात अगर प्रिंसिपल ऑफ कंपोस्टिंग की करें तो कंपोस्टिंग दो तरह की होती है। पहला होता है एरोबिक कंपोस्टिंग और दूसरा होता है एनारोबिक कंपोस्टिंग। एरोबिक कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले से होते हैं वे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्साइड करके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वहीं नाइट्रोजन का यूज ऑर्गेनिज्म अपने सेल ग्रोथ के लिए करते हैं। और चूंकि यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होता है, इससे टेम्परेचर ऑफ मास राइज होता है। दूसरा है हमारा एनारोबिक कंपोस्टिंग, तो वैसा डिकम्पोजिशन जिसमें वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं
जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं, मतलब जब ये अपने खाने को पचा रहे होते हैं, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। और एनारोबिक कंपोस्टिंग में एरोबिक कंपोस्टिंग के मुकाबले बहुत ही कम हीट जनरेट होता है, जिससे टेम्परेचर ऑफ मास उतना ज़्यादा राइज नहीं होता है। और एनारोबिक कंपोस्टिंग में मेनली जो गैस इन्वॉल्व होते हैं वो हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस को। फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस में, इससे इफेक्ट पड़ता है कंप्लीट प्रोसेस को। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जो कंपोस्टिंग को फास्टर कर सकते हैं, वहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जो कंपोस्टिंग को स्लो कर सकते हैं। सेकेंड है मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर कंटेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट का वाटर कंटेंट कितना है, और एक सर्टन मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए जिससे ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट में सरवाइव कर पाए ताकि डिकम्पोजिशन हो पाए। थर्ड है टेम्परेचर। तो वेस्ट का एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी कर पाए और वेस्ट मास को डिकम्पोज कर पाए। फोर्थ है एरेशन। अगर एरोबिक कंपोस्टिंग है तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो ताकि रिएक्शन मेंटेन रहे। फिफ्थ है यूज ऑफ कल्चर। वेस्ट में अगर एक्स्ट्रा मैक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत हो तो उसे हम ऊपर से डाल सकते हैं ताकि जो डिकम्पोजिशन है वो फास्टर हो पाए। सिक्स्थ है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। सेवंथ है पार्टिकल साइज ऑफ वेस्ट। एट्थ है पीएच वैल्यू ऑफ वेस्ट कितना है। उसके बाद ब्लेंडिंग और सीडिंग की जरूरत पड़ रही है कि नहीं वेस्ट में, और एयर सर्कुलेशन ऑफ डिकम्पोजिशन चैम्बर कितना है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिससे कंपोस्टिंग इफेक्ट होता है। और अब हम इन सारे फैक्टर्स को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म। कंपोस्टिंग कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जो कंपोस्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं बैक्टीरिया, एंटिनोमाइसिट्स, फंगी और भी बहुत सारे अदर बायोलॉजिकल फॉर्म एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में। जैसे फंगी और एंटिनोमाइसिट्स हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन में। और मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट होते हैं किसी भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। देखो एनारोबिक कंपोस्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, फिर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन में, जो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एंड टेम्परेचर कंडीशन वहां का क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व है डिकम्पोजिशन में। यहाँ पर फंगी, मोल्ड्स, बैक्टीरिया को देखा जा सकता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हुए, और उसके बाद एक कंप्लीट फूड साइकिल बन जाता है। सेकेंड है मॉइस्चर कंटेंट। देखो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है अपने साथ फ्री एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है पार्टिकल्स के बीच में, और अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हो तो वेस्ट एनारोबिक कंडीशन के लिए सही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि फ्री एयर स्पेस ज्यादा होगा। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वैसा जो वेस्ट है वो एनारोबिक कंडीशन के लिए सूटेबल है। और एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट होना चाहिए 50 से 60% ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए और कंपोस्टिंग हो सके। अब है टेम्परेचर। देखो एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ताकि डिकम्पोजिशन हो सके। एयरोबिक डिकम्पोजिशन में 1 ग्राम ग्लूकोज रिलीज करता है 484 से लेकर 674 कैलोरीज एनर्जी अंडर कंट्रोल कंडीशन। वहीं सिर्फ 46 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होता है अंडर एनारोबिक कंडीशन में। और हमें पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है, तेज हो जाता है, जिससे फास्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ मटेरियल होता है। मतलब कि वो तेजी से स्टेबल प्रोडक्ट कंपोस्ट में बदलते हैं। और अगर टेम्परेचर को कंट्रोल करके 50 to 70 डिग्री सी रखा जाए 5 से 7 दिन के लिए, तो जितने भी पैथोजेंस और पैरासाइट्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। अब है एरेशन। देखो जब डिकम्पोजिशन एरोबिक एक्टिविटी के थ्रू होता है तो हम लोग को इंश्योर करना होता है कि ऑक्सीजन जो है थ्रू आउट मास मेंटेन रहे। अगर ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिप्लेशन के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकता है, जिससे क्या होगा कि कंपोस्टिंग
प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे में हमें इंश्योर करना पड़ता है कि कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई हो वेस्ट मास में, और इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं जिस एरिया में मान लो डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहां अगर विंडोज है तो विंडोज को हम लोग खोल सकते हैं, या फिर हम लोग कंप्रेस्ड एयर सप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और किया जा सकता है, इनर मास को बाहर करके और आउटर मास को अंदर पहुंचा के हम लोग एयर सर्कुलेशन इन द मास, वेस्ट मास बढ़ा सकते हैं। देखो आर्टिफिशियल एयर सप्लाई भी एक मेथड है, बट ये जनरल यूज में नहीं लाया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो बढ़ जाएगा। अब है यूज ऑफ कल्चर। अगर वेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम है तो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जा सकता है, लेकिन इंडियन कंडीशन में नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। देखो हमें पता है जो कार्बन है उसका यूज बैक्टीरिया एज अ फूड करते हैं, और जो नाइट्रोजन है उसका यूज होता है सेल के ग्रोथ में। तो जो ऑप्टिमम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है कंपोस्टिंग के लिए वो है 25 से 30, जो कि डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। और जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ का जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो नियरली 80 होता है। वैसे वेस्ट को कंपोस्टिंग में यूज में लाने के लिए उसमें सीवेज स्लज ऐड किया जाता है, जिसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है 5 से 8, और जब इस दोनों को मिलाया जाएगा तो तुम्हारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो लगभग 25 से 30 के बीच आ जाता है। और इंडिया में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो लगभग 30 के बराबर ही होता है। तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है सीवेज स्लज की। और अगर हम फिर भी ऐड कर दें सीवेज स्लज इसमें, तो क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो तुम्हारा बिलो 20 हो जाएगा, और नाइट्रोजन का लॉस होगा अमोनिया गैस के रूप में, जो कि एक स्मेललेस गैस है और जो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग एंड सीडिंग। ये रिक्वायर होता है मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने के लिए और साथ ही बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट करने के लिए, और ब्लेंडिंग एंड सीडिंग के लिए हमें प्रॉपर टाइमिंग फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट। देखो इंडिया में जनरली 2 मेथड यूज होते हैं, बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड। यहाँ पे बेंगलोर मेथड एनारोबिक मेथड है और इंदौर मेथड एरोबिक मेथड है, और एक और है मेथड जिसको हम लोग वर्मी कल्चर कहते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखना, बेंगलोर मेथड जो है वो एक एनारोबिक मेथड है और इंदौर मेथड जो है वो एक एरोबिक मेथड है। और जितना भी बायोगैस प्लांट होता था ना, वो उसमें बेंगलोर मेथड ही यूज में लाया जाता था। और देखो बेंगलोर मेथड का एक बेनिफिट है कि इससे हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि इंदौर मेथड में ऐसा नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।